हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम तीन कंपनीज के Q2 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहली जो कंपनी है जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है टाटा एलेक्सी। अब टाटा एलेक्सी बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर मेरे को आपको इसका जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे इजी वर्ड्स में समझाना हो तो मैं यही बोलूँगा कि ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके 98% ऑफ रेवेन्यूज़ ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज से ही आते हैं और 2.9% के जो रेवेन्यूज़ है वो सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट से आते हैं। तो बेसिकली आप इसे एक सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनी है वो समझ सकते हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि TCS के जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करती है, बट तीन मेन इंडस्ट्री जिसके ऊपर TCS के जो रेवेन्यूज़ है वो डिपेंड करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है मीडिया एंड कम्युनिकेशन और तीसरी जो है इंडस्ट्री है वो है हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस। अगर आप इनका ट्रांसपोर्टेशन का देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें 16% की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने मिली है। अब तीनों सेगमेंट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ही एक ही सेगमेंट है टाटा एलेक्सी के अंदर जो कि फास्ट पेस पे एक्सपांशन देखने मिल रहा है हमें, और ये एक ही सेगमेंट से जो है वो रेवेन्यूज़ की हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। बाकी अगर आप मीडिया की बात करो जिससे 31% के आसपास रेवेन्यूज़ आते हैं और हेल्थ केयर की बात करो 11% के आसपास जिससे रेवेन्यूज आते हैं, दोनों के अंदर रेवेन्यूज के अंदर डी ग्रोथ देखने मिली है। मीडिया के अंदर 5.1% की और आपके हेल्थ केयर के अंदर 11.8% की, मतलब लगभग 12% की आप समझ सकते हो। तो ईयर ऑन ईयर जो है हमें दोनों सेगमेंट्स के अंदर डी ग्रोथ देखने मिल रही है। इसके साथ साथ अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो सिर्फ 8.3% का ही हमें इंक्रीज देखने मिला है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 14.7% का इंक्रीज देखने मिला है। मतलब ये है कि इस कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट का नंबर है वो इसके सेल्स के नंबर से ज़्यादा है। बट अब प्रॉब्लम बता देता हूँ, टाटा एलेक्सी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। पहली जो दिक्कत यह है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन का जो सेगमेंट है वो एक ही सेगमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भले ही ये नए नए क्लाइंट्स लेकर आ रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर, आपके मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर, बट दोनों सेगमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर आप इनकी रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो एक जो है 74.7% जो है वो ऑफशोर से आता है और 25.3% जो है वो ऑन साइड से आता है। और इनका जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कुछ 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके। बट अब दिक्कत क्या हो गया है टाटा एलेक्सी के साथ कि इनके पास डील्स बड़े नए नए आ रहे हैं, बहुत अलग अलग डील्स आ रहे हैं। इनफैक्ट इनका अभी रिसेंटली कुछ यूएस की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम प्रोवाइडर के साथ भी इनका डील हुआ। एआई के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इनोवेशंस कर रहे हैं। बट दिक्कत यह है कि टाटा एलेक्सी का जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है, क्योंकि टाटा एलेक्सी बस अपने रेवेन्यूज़ को कुछ 8%, 9%, 10%, 11% मैक्सिमम पेस रेट पे ग्रो करती है। थोड़ा बहुत आपको फॉरेन एक्सचेंज की वजह से गेन देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने मिला है। इसलिए हमें जो है वो कॉन्स्टेंट सीसी वाले जो रेवेन्यूज़ है, मतलब कॉन्स्टेंट करेंसी इन टर्म्स, ये वाले रेवेन्यूज़ को जो है वो कंपेयर करना पड़ता है। अगर हम वो वाले रेवेन्यूज़ देखें तो सिर्फ 5.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि हमारे इंडिया के जीडीपी से भी कम है। तो मुझे ये जो कंपनी है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। अब ऐसी जो कंपनीज होती है जो कि इतना ज़्यादा कम पेस पे ग्रो कर रही है, वो रिटर्न भी उस तरीके से ही देती है। अगर आप इसके 1 ईयर रिटर्न देखोगे तो 6% के आसपास है, 3 ईयर्स का अगर देखोगे तो 8% के आसपास है, तो इससे ज़्यादा तो आपको एफडी रिटर्न दे देगी। तो ऐसी कंपनीज मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। भले ही टाटा एलेक्सी जो है इतने फास्ट पेस पे एक्सपांड नहीं कर रही है, इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, बट इसके जो मेन दो बिजनेस वर्टिकल्स है, आपका मीडिया और दूसरा आपका हेल्थ केयर, दोनों प्रॉब्लम के अंदर है। इसलिए कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो ग्रो नहीं कर रहे। अब एक और चीज़, इनके जो टॉप 5 क्लाइंट्स है उनसे इनके कुछ 45% के आसपास रेवेन्यूज़ आते हैं। अब ये क्वार्टर की बात करें, बट अगर आप नॉर्मली भी बात करो तो 42 से 50% के बीच में जो है इनके कुछ टॉप 5 क्लाइंट्स के जो है इनके पास रेवेन्यूज़ आते हैं, और टॉप 10 क्लाइंट्स से 55.6% के आसपास आते हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बोला है कि हमें जो है हमारे टॉप 10 क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब दिक्कत वही है कि आपका, अब ये जो कंपनीज होती है जैसे कि टाटा एलेक्सी, टाटा टेक के अंदर भी मुझे एक सेम इशू देखने मिला कि अगर आपका एक भी क्लाइंट प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है तो आपकी कंपनी के रेवेन्यूज प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं, जो कि अगर आपको हेल्थ केयर और मीडिया के अंदर आप देखोगे तो इनका एक भी क्लाइंट अगर मेजर क्लाइंट प्रॉब्लम में आ गया तो इनके रेवेन्यूज भी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप टाटा एलेक्सी के रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो 2% तो यूरोप से ही आ जाता है, अमेरिका से 30.3% के आसपास कुछ आता है, इंडिया से 18.8% के आसपास कुछ आता है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कुछ 8.3% के आसपास आता है। तो रेवेन्यू जो पेस पे इनके पास जो रेवेन्यू है उसकी ग्रोथ देखने मिल रही है, मुझे बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगती। इसलिए मेरे को ऐसी कंपनीज, अब मैं ऐसी जो कंपनीज है उन्हें ट्रैक करता हूँ, लेकिन पर्सनली मैं ऐसी कंपनीज को कंसिडर नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपके जो सेक्टर्स है वही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे कंपनी के, तो कंपनी क्या खाक परफॉर्म करेगी। इसके अलावा ग्रोथ रेट ही नहीं है कंपनी की, हमारी इंडिया की जीडीपी इससे फास्ट ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली एफडी आपको इस कंपनी से ज़्यादा रिटर्न देगी।
दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं टीसीएस। अब टीसीएस जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 15 लाख करोड़ के आसपास है। तो ऑब्वियसली इतने बड़े स्केल पे जा चुकी है टीसीएस, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे। आप सेफ इन्वेस्टमेंट जैसा ही कंसिडर करोगे ऐसे स्टॉक्स को, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इससे नहीं रखोगे, क्योंकि बेसिकली चीज़ वही है यार कि कंपनी जो है इतने बड़े स्केल पे जाके आज पहुंच चुकी है, तो एक बेस जो होता है कंपनी का वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। अगर आप टीसीएस के रेवेन्यूज देखोगे तो इसका बेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, 2,48,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो बेस भी इंक्रीज हो चुका है इस कंपनी का, तो इसलिए हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते ना टीसीएस जैसी कंपनी से। बट अगर आप टीसीएस के रेवेन्यूज़ वगैरह देखोगे तो टीसीएस भी आपको वही कंसल्टेंसी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह वगैरह प्रोवाइड करता है। अब टीसीएस जो है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट के अंदर इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता जैसे कि आपका टाटा एलेक्सी करती है। टीसीएस आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर को ही अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, और बाकी जो दूसरी सेक्टर्स है, दूसरी कंपनीज है, उनके लिए भी ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये ऑटोमोटिव ड्राइविंग पे भी इनका कुछ नया फोकस चल रहा है, जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि अगर आपके पास अच्छा खासा टेक बैकग्राउंड नहीं है तो आपको ये जो कंपनीज है इनके एक्चुअल प्रोजेक्ट समझना, इन्हें ट्रैक करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर टीसीएस के रिजल्ट्स की बात करें तो टीसीएस के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। टीसीएस के रिजल्ट्स के अंदर भी हमें कुछ 8% का इंक्रीज देखने मिला है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप देखोगे तो कुछ 7.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 5.5% की ग्रोथ देखने मिली है। अब ये जितनी भी ग्रोथ थी ये आपके एनर्जी सेगमेंट से आ रही है, रिसोर्सेज से आ रही है, यूटिलिटीज से आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है। अब टीसीएस का जो सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट है अगर आप देखोगे तो इंडिया से जो है 95.2% के आसपास आ रहा है, मिडल ईस्ट से जो है 7.9% के आसपास आ रहा है, एशिया से 7.5 और लैटिन अमेरिका से 6.8। अब टीसीएस और आपके टाटा एलेक्सी दोनों कंपनीज के जो है वो मार्जिन बहुत अच्छे। ऑब्वियसली कंपनी जो है वो टेक कंपनीज है, इसके साथ साथ इनका जो वर्कफोर्स एट्रिशन रेट होता है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। तो आपकी कोई भी टेक कंपनी होती है या फिर आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली कंपनी होती है या कोई भी सर्विस कंपनी होती है, उसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो एट्रिशन रेट है वो जितना ज़्यादा रिड्यूस होते जाता है आपके कंपनी के लिए वो उतनी ज़्यादा बेटर बात होती है। तो दोनों कंपनीज के केस में ये हो रहा है, तो ये एक और पॉजिटिव बात है। अब दोनों कंपनीज का नाम ही इतना ज़्यादा हो गया तो अब उसमें क्या ही बात करें, एम्प्लॉय एट्रिशन इसके ये कंपनीज के अंदर ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। और टीसीएस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, तो ऑब्वियसली आप इससे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जीडीपी वाली मैक्सिमम ग्रोथ ही आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये कंपनी जो है जीडीपी से भी कम रेट पे ग्रो कर रही है, तो इसलिए मुझे टीसीएस भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। अब ये जो बड़े बड़े जायंट्स बन चुके हैं ऑब्वियसली इन्होंने जो है बहुत सारी वेल्थ जनरेट करके दे दी है लोगों को, ऐसा नहीं है वेल्थ जनरेट नहीं किया। अगर आप 5 ईयर्स का कैगर देखोगे, 10 ईयर्स का कैगर देखोगे तो टीसीएस ने 12% के आसपास जो है वेल्थ जनरेट कर दी है लोगों को, ऐसा नहीं है नहीं करा। बट दिक्कत वही है यार कि अब भी अगर आप टीसीएस को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करते हो तो ऑब्वियसली ये जो है आपको वेल्थ जनरेट कर नहीं देगा ना। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बेस इसका इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ग्रोथ रेट आपकी कंपनी की जीडीपी से भी कम हो चुकी है, तो ऑब्वियसली आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम सेगमेंट वाइज टीसीएस के जो हाइलाइट्स देखें, बैंकिंग सेक्टर के अंदर 0.1% की ग्रोथ देखने मिली है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर बिजनेस के अंदर भी कोई ग्रोथ देखने नहीं मिली है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैक्सिमम जो ग्रोथ है आपको मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जीज और फिर इसके बाद रीजनल मार्केट्स के थ्रू आपको ग्रोथ देखने मिली है। बाकी सारे सेगमेंट्स के अंदर डी ग्रोथ है। इनफैक्ट आपने टाटा एलेक्सी के अंदर नोटिस किया होगा तो टाटा एलेक्सी के अंदर भी आपका जो लाइफ साइंसेस है, मतलब आपका हेल्थ केयर है, उसके अंदर भी डी ग्रोथ था, और आपका कम्युनिकेशन एंड मीडिया के अंदर भी डी ग्रोथ था, जो कि सेम केस चल रहा है इसके अंदर भी। बट अगर आप मार्केट वाइज देखोगे तो इंडिया के अंदर जो है इनकी मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है रेवेन्यू वाइज, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो इंडिया से जो कंपोजिशन आ रहा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो अब वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं और इंडिया के अंदर से इन्हें मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है। बाकी नॉर्थ अमेरिका से तो डी ग्रोथ देखने मिल रही है, जो कि कंपनी का जो है बहुत बड़ा मार्केट था एज़ कम्पेयर टू अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो। अब फिर उसके बाद बात करें तो अब क्या ही बात करें ये दोनों कंपनीज़ के बारे में, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगती है नहीं कंपनीज़, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। आनंद राठी वेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अब आनंद राठी वेल्थ जो है ये कंपनी क्या करती है, ये इनका मैक्सिमम बिजनेस जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। मतलब आपके जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें जो भी आपके म्यूचुअल फंड का ग्रोथ प्लान होता है, जिसके लिए आपको गाइडेंस मिलती है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की, वो जो है वो आनंद राठी सेल करता है। इसके साथ साथ आनंद राठी जो है एक वेल्थ मैनेजर भी है, प्राइवेट इक्विटी वगैरह के अंदर भी ये लोग करते हैं। इसके साथ साथ बेसिकली ये क्या करते हैं, ये वेल्थ मैनेजमेंट वाली जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो वगैरह है, आपके पास बहुत सारा कैपिटल है, तो आप जाके आनंद राठी वेल्थ को दे दोगे, ये आपका जो है वो कैपिटल आपके लिए मैनेज कर लेंगे। अब आपका जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतना ज़्यादा ये जो कंपनी है वो कमाएगी। अब बेसिकली देख रहे हो कि इंडिया के अंदर इक्विटी साइकिल जो है वो अभी बुलिश वे में चल रही है,
और बेसिकली अगर आप बॉन्ड्स वगैरह देखोगे तो आप अगर दूसरी फाइनेंशियल कंपनी ट्रैक करते हो तो बॉन्ड के अंदर डीग्रोथ देखने मिला है और इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर सारी कंपनीज के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिला है। तो वही केस हमें आनंद राठी के अंदर देखने मिला है एज यूजुअल कि इक्विटी के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है और बॉन्ड के अंदर हमें डीग्रोथ देखने मिल रहा है। अब इक्विटी के अंदर जो है वो इतनी बड़ी अपसाइकिल क्यों चल रही है, क्योंकि इक्विटी बेसिकली रिटर्न बहुत ज़्यादा दे रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ चुका है इक्विटी के अंदर। लोग जो है अभी इक्विटी को थोड़ा रिस्क, अब मैं रिस्क फ्री तो नहीं बोल सकता हूँ इक्विटी को, लेकिन लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इक्विटी के अंदर कम रिस्क है। अब ये लोग सोच रहे हैं क्योंकि अब साइकिल चल रही है, बुल मार्केट चल रहा है, एक बार बेयर मार्केट आना चालू हो गया तो लोग जो है वो इक्विटी से ऑटोमेटिकली बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, जो कि फोमो के अंदर इक्विटी के अंदर एंटर कर चुके। तो बट अभी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आनंद राठी का जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आगे जाकर, क्योंकि इंडिया के अंदर जो HNIs का परसेंटेज है उसकी कैगर ग्रोथ कुछ 18% के आसपास है। अगर आप देखोगे तो आपका आनंद राठी है उनका मैक्सिमम फोकस जो है अल्ट्रा HNI और HNI के सेगमेंट पे है, अगर आप नोटिस करोगे तो। और दोनों का ग्रोथ जो है बड़े फास्ट पेस पे इंडिया के अंदर होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 50 लाख to 5 करोड़ वाले जो लोग हैं उनको आनंद राठी जो है एंटरटेन नहीं करता है, ऑब्वियसली उन्हें भी एंटरटेन करता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस इनका वही बड़े बड़े क्लाइंट्स पे होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर बड़ा वॉलेट लेकर आओगे आनंद राठी के पास तो ऑब्वियसली ये कमीशन जो है आपसे बड़ा चार्ज कर पाएंगे ना, इसलिए ये जो है ऐसे क्लाइंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आनंद राठी जो है इनका रिलेशनशिप मैनेजर का अगर आप एट्रिशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कम है, जो कि एक पॉजिटिव बात है कंपनी की। बट ये रिलेशनशिप इस कंपनी के खुद के जो CEO वगैरह है वो भी बोलते हैं कि हम जो है रिलेशनशिप मैनेजर जैसा ही काम करते हैं। और एक रिलेशनशिप मैनेजर के अंदर ये लोग जो है वो 50 क्लाइंट्स कुछ दे देते हैं और फिर जब वो रिलेशनशिप मैनेजर जो है उसके पास और क्लाइंट्स आने लगते हैं या कोई और बड़ा क्लाइंट आने लगता है तो ये लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर के अंदर 2-3 लोग होते हैं, उन्हें वो रिलेशनशिप मैनेजर बना देते हैं और वो कुछ क्लाइंट्स उन्हें हैंडल करने के लिए दे देते हैं। तो इस तरीके से इनके RMs वगैरह को भी प्रोडक्टिव रखते हैं। अब कोई बैठकर सोच रहा होगा कि भाई RM क्या होता है, तो RM जो होता है वो रिलेशनशिप मैनेजर होता है। आपके वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट के अंदर आपका RM जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स की जो रिलेशनशिप होती है वो आपके RM से ही होती है। और अगर आप आनंद राठी का रेवेन्यू गाइडेंस देखोगे तो रेवेन्यू गाइडेंस भी ठीक ठाक ही, इन्होंने 30% का कुछ गाइडेंस देखे रखा है, 20 to 30% के बीच में। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं आ रहे, बट मुझे अगर आप आनंद राठी के इस बार के नंबर्स देखोगे तो ठीक ठाक ही नंबर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर नहीं है। अगर आप इनका इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ Q2 के नंबर कंपेयर कर सकते हो। दोनों Q2 के नंबर्स FY25 और FY24 के अंदर अगर आप देखोगे तो 32% का हमें इंक्रीज देखने मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर वही 32% का जो है वो इंक्रीज देखने मिला है। अब इंक्रीज हमें ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी के अंदर देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है इस कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है RMs वगैरह भी हायर करते रह रही है। बट मुझे इस कंपनी के साथ दिक्कत यही लगा कि ये जिस तरीके का ग्रोथ रेट वगैरह ऑफर कर रही है उस तरीके का आपकी बाकी कंपनीज भी ग्रोथ रेट ऑफर कर रही है। मतलब नुवामा जो है मेरे हिसाब से आनंद राठी से बेटर परफॉर्म कर रही है नंबर्स वाइज। और इसके साथ साथ आपकी एक और कंपनी है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, हाँ पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये भी जो कंपनी है आनंद राठी से बेटर परफॉर्म कर रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने 30% का गाइडेंस देके दिया है रेवेन्यू के ग्रोथ के लिए, और वही आनंद राठी जो है उन्होंने कुछ 20% के आसपास का जो है वो गाइडेंस दिया है। तो ऑब्वियसली मैं तो बुलिश हूँ इक्विटी वाले सेगमेंट के लिए। इनफैक्ट इंडिया के अंदर कैपिटल मार्केट्स के लिए लोगों का जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ रहा है, नॉलेज है वो भी बढ़ रहा है, लोग जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और आनंद राठी जो है बेसिकली आपके जो टॉप क्लास एलाइट क्लास लोग होते हैं आपके अल्ट्रा HNI और HNI, उनको जो है वो मेन सर्व करता है। आनंद राठी के Q2 नंबर्स की बात करें तो ठीक ठाक ही नंबर है, एज एक्सपेक्टेड थे, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे नहीं, तो ठीक ठाक ही नंबर्स थे बस। अभी इसके बारे में हम क्या ही बात करें। अगर आपको आनंद राठी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ वीडियो डाल रहा हूँ, वो चेक कर लेना। वीडियो 25 मिनट्स का डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन है आनंद राठी के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में और कैसा ये बिजनेस जो है वो परफॉर्म कर सकता है आगे। आनंद राठी का स्टॉक जो है वो इंटरेस्टिंग भी है, कुछ पर्सपेक्टिव है मेरा उसके लिए भी, तो वो आप वो वीडियो जाके चेक कर लेना तो आपको समझ जाएगा। उसमें हमने पूरे उसके कॉल इनसाइट्स के बारे में बात की है, फिर उसके इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ने क्या डिस्कस किया है, हर एक चीज़ आनंद राठी के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो जो है वो अवेलेबल पड़ा हुआ है चैनल पे। तो ये जो कंपनीज के बारे में इतना ही बात करते हैं, ये जो है इनके Q2 के रिजल्ट्स के अपडेट्स है। अभी और कंपनीज के Q2 के रिजल्ट के अपडेट्स आ रहे तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियोस के अंदर जो है वो बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।